हेलो दोस्तों, ये मेरा सेकेंड रिएक्शन वीडियो है। तो इस वीडियो में हम दो वीडियो का रिएक्शन करेंगे। तो पहला वीडियो है चीन को जवाब बाय सोनम वांगचुक एंड दूसरा है चाइनीज स्टेट मीडिया आस्क इंडिया टू स्टॉप बॉयकॉट चाइना एंड जॉइन आरसीईपी, जो कि वर्ल्ड अफेयर्स का है। तो इसके पहले हम स्टार्ट करें, हमको जानना होगा कि सोनम वांगचुक कौन है। वो एक इंजीनियर हैं। आप जानते हैं 3 इडियट जिसके ऊपर ये फिल्म आधारित था। तो चलिए आरंभ करते हैं। जुले नमस्ते और सलाम दोस्तों। पिछले साल यही मई जून के महीने में जब हमारी सीमा पर चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इसी जगह से आप सबसे एक अपील की थी कि अगर हमारे सैनिक चीन का जवाब बुलेट से दे रहे हैं तो हमें तैयार रहना होगा वॉलेट से ये जवाब देने के लिए। 1 साल गुजर गया है मगर मामला ख़त्म नहीं हुआ है। आपको लगता होगा कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है, दोनों तरफ से सैनिक पीछे हट रहे हैं, मगर इस खामोशी के आड़ में चीन अपनी मजबूती बढ़ाए जा रहा है सीमा पर। कहीं वो कंक्रीट के बंकर्स और बैरक्स बना रहा है, तो कहीं हवाई अड्डे, कहीं मिसाइल्स तैनात कर रहा है, तो कहीं नए हवाई जहाज। तो ऐसे में मैं आज आप लोगों से ये कहने आया हूं कि हमें अपनी सतर्कता ज़रा भी कम नहीं करनी चाहिए, न सैनिकों को न नागरिकों को। मेरे अनुभव और इंट्यूशन से मुझे ये लगता है कि चीन बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है एक अचानक का हमला, जिसे ब्लिट्जक्रीग हमला भी कहते हैं, कर सके कि जिसमें भारत का बहुत नुकसान हो और उनका बहुत कम हो, और फिर हम इस काबिल न रहे कि उन्हें जवाब तक दे सकें। वो ऐसा क्यों करना चाहता है? इसके मेरे ख्याल से 3 कारण हैं। पहला ये कि वो भारत को पनिश करना चाहता है, दंडित करना चाहता है, क्योंकि भारत कभी उसके आगे सर नहीं झुकाता है और बराबरी से खड़ा रहता है, चाहे वो फिर बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव हो या फिर एशियाई गठबंधनों में। दूसरी तरफ वो दुनिया को अपनी सैनिक शक्ति दिखाकर उन्हें सबक सिखाना चाहता है कि अगर तुम बिहेव नहीं करोगे तो भारत जैसी हाल होगी तुम्हारी। और तीसरा, जैसा मैं कहता रहा हूं, वो अपनी जनता का ध्यान आंतरिक मामलों से हटाकर भारत के सीमा पर ले जाना चाहता है। मगर चीन का ये मंसूबा तभी कामयाब हो सकता है अगर वो हमारे सैनिकों को, हमारे नागरिकों को कमज़ोर पाए, हमारा ध्यान भटका हुआ हो तभी। आइए ज़रा इसे बेहतर से समझें। इसके लिए हमें चीन को समझना होगा, और जहाँ तक मुझे समझ आता है तो चीन या सीसीपी भारत की सेना से नहीं डरता है तो वो सबसे ज़्यादा अपनी जनता से डरता है, उनके आक्रोश, उनके रोष से डरता है। और ऐसे में जवाब देने के तरीके 2 हैं, एक सैनिक और एक आर्थिक, इकोनॉमिक। सैनिक जवाब में अगर उसे लगे कि मैं सस्ते में भारत को एक सबक सिखाकर दुनिया को दिखा सकता हूं, तो वो ज़रूर वॉर करेगा। मगर अगर उसे लगे कि इसमें मेरे सैनिक भी बहुत संख्या में हताहत होंगे, भारत तैयार है, तो वो ऐसी जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि पहला तो चीन का असली मकसद एक ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है और वो लंबे युद्ध में उलझना नहीं चाहेगा। और दूसरा, उनके जो सैनिक हैं वो इकलौते बच्चे हैं, और अगर वो संख्या में मारे जाते हैं तो देश में विद्रोह का सा समा होगा, और इससे वो बहुत डरता है। दूसरा जो मैंने कहा वो आर्थिक है, इससे वो बहुत डरता है। जब पिछले साल भारत के लोगों ने चीन का जवाब वॉलेट से देना शुरू किया, चीन के सामान का बहिष्कार करके, बायकॉट करके, तो उसे बहुत डर लगा। और ये दिखता है साफ ग्लोबल टाइम्स के तमाम स्टेटमेंट्स में, जिसमें वो सफाई देता रहा इसके खिलाफ या चीन और भारत की दोस्ती के हवाले देता हुआ। उसे डर ये भी है कि अगर भारत के लोग बड़े पैमाने पर चीनी सामान का बहिष्कार करें, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करें शांति से, तो दुनिया के बहुत से नागरिक इससे प्रभावित हो सकते हैं, और शायद दुनिया भर में एक ऐसा आंदोलन सा चल पड़े कि चीन के सामान का बहिष्कार करें। और अगर आप देखें दुनिया के सरकारों की और जनताओं की मूड, तो आपको दिखेगा कि बस एक चिंगारी की जरूरत है और आग लगने को तैयार है। इससे चीन बहुत डरता है, क्योंकि अगर आर्थिक उसे चोट लगे तो फिर उसके कारखाने, फैक्ट्रियां बंद होंगी, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, और देश में फिर विद्रोह का सा समा होगा, जिसमें कि तख्ता पलट भी हो सकता है। इससे चीन बहुत डरता है, क्योंकि चीन की जनता और सरकार के बीच का जो रिश्ता है वो एक बुरे शादी, बैड मैरिज की तरह है, जिसमें पति शोषक है या एक्सप्लॉइट करता है और पत्नी खामोशी से सहती रहती है। सहती तब तक रहती है कि जब तक घर में पैसा आता रहे वो सह लेगी। उसी तरह चीन की जनता तब तक खामोश है जब तक कि सरकार औद्योगिक और आर्थिक विकास लाती रहे। जिस दिन उस पे सवालिया निशान खड़ा हो तो जनता आंदोलन के लिए तैयार खड़ी है। इससे चीन बहुत डरता है। तो इसलिए भारतीय नागरिकों के इस वॉलेट वॉर को तोड़ने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। चीनी सरकार जितना भी खर्च करना पड़े करने को तैयार है, और ये दिख रहा है। इसके लिए वो पहले तो भारतीय जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, जैसे आईपीएल जैसे मैचेस को
चीनी कंपनियां किसी भी कीमत पे खरीद लें ताकि लोगों को लगे कि चीनी कंपनियां तो अच्छी हैं, यहाँ भारत में इतना चल रहा है, या भारतीय बड़े हस्तियों को बहुत पैसा देके चीनी सामान का उपयोग करते दिखाएंगे, या फिर कहीं ठेका हो तो वो इतने नीचे जाएंगे क्योंकि पीछे चीनी सरकार खड़ी है कि ठेका उन्हें मिल जाए और माहौल ऐसा लगे कि चीनी कंपनियां तो चल रही हैं। अब मोबाइल फ़ोन्स को ही ले लीजिए, ये वीवो, ओप्पो, शाओमी जिस कीमत पे मोबाइल फ़ोन्स को भारत में बेच रहे हैं, विशेषज्ञों का मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि अगर फ़ोन के अलग अलग हिस्सों की कीमत को जोड़ दें तो वो फ़ोन की कीमत से कहीं अधिक होता है। तो कौन भरपाई कर रहा है इस गैप को जिससे कि ये कंपनियां भारत में बेचते रहें अपने सामान? और कहते हैं इन कंपनियों का कोई मुनाफा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, CSR ये करते नहीं हैं, तो फिर क्यों भारत में ये अपना सामान बेचे जा रहे हैं? ये बेचे जा रहे हैं घाटा खा कर भी या फ़ायदा कम होने पर भी, ताकि कल के भारत पर इनका पूरा कब्जा हो, आर्थिक और नागरिकों पर भी। और आपको पता है कि हर इन चीनी फ़ोन में सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो कि हर पल आपके बारे में डेटा चीन बेचते रहते हैं। तो अगर भारत के बहुत सारे नागरिक, सैनिक खासकर और मुलाजिम चीनी फ़ोन खरीदते गए तो उसके अंदर का डाटा चीन इस हद तक जाएगा कि कुछ सालों में भारतीय नागरिकों को, सैनिकों को और मुलाजिम को भारत से ज़्यादा चीन समझने लगेगा। और जानते हैं आप ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये चीन से ही सुनते हैं। हाल ही में चीनी सरकार ने अपने मुलाजिमों को अमेरिकी कार टेस्ला को खरीदने से मना किया, इसलिए कि उसमें जो डेटा एंटर होते हैं वो अमेरिकी सरकार तक पहुंचते हैं और ये चीन के लिए खतरनाक है। तो ये बात हुई चोरों को सारे नजर आते हैं चोर की। तो अगर वो ये समझते हैं तो क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वही काम चीनी सरकार अपने सामान इन फोन्स, मोबाइल फोन्स के जरिए कर रही है? तो क्या वक्त आ गया है कि ठीक उस तरह जिस तरह चीनी सरकार ने टेस्ला पर वार किया है, भारत सरकार चीनी हार्डवेयर, मोबाइल फोन्स पर भी ऐसे ही उन्हीं के तर्क के साथ पाबंदी लगाए? तो अपना रोल निभाते रहिएगा। याद रखिए, हमने कहा था बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। सॉफ्टवेयर इन अ वीक तो हम कर चुके, हमारी सरकार ने भी की, और हार्डवेयर इन अ ईयर करने का अब वक्त है। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट वीडियो। तो सेकेंड वीडियो के बाद कमेंट करते हैं, ठीक है? तो ये रहा सेकेंड वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली मैंने आपको बताया कि चाइना को हैवी लॉसेस हुए हैं एक्सपोर्ट के रूप में, जब दिवाली में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बायर्स मिले नहीं हैं। ऑल टुगेदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को बताया जाता है कि 7 से लेकर 8 बिलियन US डॉलर्स का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिव सीजन। और अभी भी हमारा फेस्टिव सीजन ऑल टुगेदर खत्म हुआ नहीं है। हो सकता है कि न्यू ईयर आते आते इनका जो लॉस है काफी हद तक वाइडन भी हो जाए। ना इंडिया में मैंने ये देखा है, कुछ स्केप्टिकल लोग हमेशा रहते हैं। स्केप्टिक होता है जो हमेशा शक करता है कि यार ये प्रॉपर्ली हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि हम लोग कभी भी कंप्लीटली चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते। देखिए, कंप्लीटली बॉयकॉट तो कभी नहीं होगा, कंप्लीटली कोई परफेक्ट दिन नहीं आएगा, कभी परफेक्ट टाइम नहीं होगा। हमेशा जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से आपको ऐड करना होता है, और इंडियन पब्लिक ने यहाँ पर ऐड किया एंड वी सॉ कि आत्मनिर्भर दिवाली मनाई गई इस बार। और दूसरी तरफ हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी था कि जो हम कर रहे हैं इसका इंपैक्ट चाइना महसूस करेगा भी, क्योंकि इनके एक्सपोर्ट्स इतने बड़े हैं। अगर 6-7 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो भी गया तो क्या ये नोटिस करेंगे? तो मैं बता दूं आपको, बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं, अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। और अब तो चाइना का जो स्टेट मीडिया है, सरकारी मीडिया, वो यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि इंडिया ये बॉयकॉट चाइना खत्म करे। और इन्होंने अब एक नई लाइन पकड़ ली है कि देखो, अब यहाँ पे चाइना के लिए प्रॉब्लम ये है, इंडियन जनता काफी हद तक अवेयर हो चुकी है। इसमें बहुत से लोगों का रोल है, मैं कहूंगा सोशल मीडिया पे और जगह भी। चाइना पे काफी वीडियोस बनी है, चाइना पे काफी आर्टिकल्स लिखे गए हैं। जिस तरीके से चाइना हर्ट करने की कोशिश करता है इंडिया को इंटरनेशनली, ये बात आम आदमी तक पहुंच गई है अच्छे से आज के समय। तो लोग तो धीरे धीरे इन द फ्यूचर चाइनीज प्रोडक्ट से दूर ही होते जाएंगे, और जैसे जैसे बॉयकॉट चाइना सक्सेसफुल होगा लोग और इसको फॉलो करेंगे। तो अब चाइना ने पकड़ी है नई लाइन, ये अब कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि ऑल टुगेदर अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करो और अपनी मार्केट ओपन करो, RCEP ज्वाइन करके। लिटरली इन्होंने यहाँ पर ये कहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, ये लोग यहाँ पर अगेन मैं आपको ये कहूंगा, जब भी ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा होता है ना बाय ग्लोबल टाइम्स, तो मतलब इसका यहाँ पर ये है कि ग्लोबल टाइम्स की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जुड़ी हुई जो इनकी टीम है, ये खुद ही ये आर्टिकल टाइप करती है। जब यहाँ पर किसी आदमी का नाम होता है तो आप कह लीजिए वो एक ओपिनियन पीस है। तो लिटरली चाइना का जो सरकारी मीडिया है एज ए टीम यहाँ पर कह रहा है कि अब समय आ चुका है कि नई दिल्ली रिकंसिडर करे अपनी एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्योंकि अब इनको दर्द हो रहा है और दर्द बढ़ता रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमी में कंजम्पशन के नाम पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कंट्री होने वाली है इंडिया। आपको क्या लगता है कि यूके के पीएम बार बार हमको क्यों कहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, और इजराइल चाहता है कि FTA साइन कर लो? सबको पता है इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है ये बहुत ज्यादा बड़ा जब मारेगी। इंडिया बहुत ही बड़े स्केल पर कंज्यूम करेगा गुड्स को, सर्विसेज को इन द फ्यूचर। तो इस मार्केट से सब लोग फायदा उठाना चाहते हैं, और चाइना को ये बात भी पता है कि जो इन्होंने किया है स्ट्रेटेजिकली और तरीके से भी, ये बात इंडियन पब्लिक तक पहुंच चुकी है। अब इंडियन पब्लिक इनके प्रोडक्ट्स इग्नोर ही करेगी। तो अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नीड यहाँ पर ये है कि अब फाइनली इंडिया वापस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP को ज्वाइन करे। तर्क यहाँ पर ये लोग ये दे रहे हैं कि देखो, इंडिया चाइना का ट्रेड बढ़ना ही है, हम दोनों कंट्रीज का ट्रेड कम हो नहीं सकता। अभी रिसेंटली हमने देखा कि 100 बिलियन डॉलर्स का माइलस्टोन हम रीच कर चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के समय चाइना हमारा नंबर 2 ट्रेडिंग पार्टनर है USA के पीछे, तो हम भी जरा पीछे नहीं है चाइना के लिए। चाइना के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें इंडिया आ चुका है, और जिस लेवल का ये ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं ना, तो आप कह लीजिए इंडिया चाइना के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है आउट ऑफ शेयर प्रॉफिट। क्योंकि बाकी कंट्री से जब ये एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं,
तो वहां पे इतनी अर्निंग नहीं होती, उतनी कमाई नहीं होती जितना इंडिया के साथ ट्रेड करके होती है। और $100 बिलियन अभी से ही पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। 2025 तक पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड 150 बिलियन या इवन 200 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। हम लोग 115 बिलियन का ट्रेड तो सिर्फ यूएई के साथ करने का सोच रहे हैं, तो चाइना के साथ ट्रेड बढ़ सकता है इन द फ्यूचर। मगर हम लोग ये चाहेंगे कि जो ट्रेड बढ़े उसमें ज्यादा पोर्शन हो कि इंडियन एक्सपोर्ट ज्यादा जाए चाइना को, ना कि उनके एक्सपोर्ट्स आए हमारे देश में। और इसी बात को लेकर चाइना काफी हद तक चिंतित है। इन्होंने यहाँ पर यह कह दिया है कि इंडिया का जो मेड इन इंडिया कैंपेन है, ये इनके हिसाब से, जो इनके आर्टिकल में लैंग्वेज लिखी हुई है, इनके हिसाब से पहली बात तो फेल कर चुका है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में कोई भी आदमी जो रहता है या फिर इंडिया में जो निवेश भी करता है या बाहर से भी इंडिया को देखता है, उसको एक बात तो पता है कि मेक इन इंडिया चल चुका है। मेक इन इंडिया के अंडर सैमसंग की कई फैक्ट्रीज ओपन हो रही है इंडिया में, वेरियस और मोबाइल फोन फैक्ट्रीज ओपन हो रही है। सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। टेस्ला खुद इंडिया आना चाहता है। ये बात किसी ने कई साल पहले सोची नहीं थी कि टेस्ला इंडिया में कार्स को मैन्युफैक्चर करना चाहेगा। और तो और अब हमने ये भी देखा है कि एप्पल का जो iPhone 12 है, ये भी मेक इन इंडिया हो चुका है, ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब अगेन किसी को कमियां निकालनी है कि ये पार्ट वियतनाम से आया है, ये चाइना से आया है, ये कहीं से आया है, कभी भी कोई चीज परफेक्ट होगी नहीं। धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हैं तो हर जगह आप अगर देखोगे मेक इन इंडिया हैज बीन अ सक्सेस। चाहे डिफेंस इंडस्ट्री हो और जगह हो, मेक इन इंडिया ने जेन्युइन तरीके से जॉब्स भी क्रिएट किए हैं और इकोनॉमी को भी सपोर्ट किया है। मगर ऑब्वियसली चाइना यहाँ पर डिमोरलाइज करना चाहेगा। यही चाहेगा कि पहली बात तो अपना ये बात ये रखें कि की जो भी स्ट्रेटजी थी फेल कर गई, चलो अब वापस आके ना ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंडर चाइनीज कंपनीज को बिल्कुल ओपन एक्सेस मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, ये साइन कर लो। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेसिकली एक मल्टी कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे इंडिया ने साइन करने से कर दिया था मना। और सिंस अब और जगह से चाइना को एंट्री मिल रही है इंडियन मार्केट में, क्योंकि हमने पहली बात तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफी जगह उन पर लगा रखे हैं कस्टम्स, फिर लोग भी कम परचेज कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स को। तो अब चाइना यही गुहार लगा रहा है कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इसको वापस साइन करना होगा इंडिया को, और वापस जो अपनी एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको रिकंसिडर करना होगा। मगर चाइना की देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये लोग चाहते हैं कि स्ट्रेटेजिक तरीके से ये इंडिया को हर्ट करते रहे और साथ ही साथ इंडिया की जो लुक्रेटिव मार्केट है उसका एक्सेस इनको मिलता रहे, जो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि एक तरफ आप अगर देखो तो ये पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। अब तो देखो मैं कहूंगा ये बात बिल्कुल ओपन हो चुकी है कि चाइना किसी भी हद तक जाएगा पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया को हर्ट करने के लिए। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया ने अफगानिस्तान के इशू को लेकर एक मीटिंग रखी है। पहले पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग अटेंड नहीं करेंगे, अब चाइना ने भी सेम बात कह दी कि नहीं हम इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे शेड्यूलिंग इश्यूज की वजह से। तो रीजन थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, मगर सीधा पाकिस्तान की लाइन यहां पर टो करिए। तो देखिए मेरे हिसाब से इंडिया के सामने जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर है। ट्रेड अगर हमको करना है तो हमको देखना चाहिए दो क्वाड्स की तरफ। एक तो जो क्वाड हम बना चुके हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, दूसरा जो क्वाड हम अभी रिसेंटली बना चुके हैं यूएई, इजराइल, यूएसए के साथ। ये जो दो क्वाड्स हैं यहीं पर इंडिया को अपना जो प्राइमरी ट्रेड है ये एक्सपैंड करना होगा। और धीरे धीरे जितने ज्यादा हम आत्मनिर्भर बनेंगे, जितनी चाइना पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, उतना ही लॉन्ग टर्म में प्रेशर इन पे आएगा। और तब तक के लिए मैं आप सबको यही कहूंगा, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करिए, इंडियन मेड जो प्रोडक्ट्स हैं ज्यादा से ज्यादा परचेज करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि अंदर कौन सा पुर्जा कहां से लगा है। धीरे धीरे और मेक इन इंडिया और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। परफेक्ट दिन का वेट मत करिए। जो आपके पास अभी के लिए रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मेक द बेस्ट ऑफ इट। दोस्तों आप ये दोनों वीडियो देखे तो ये दोनों वीडियोस पे कुछ पॉइंट निकाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कस्टम ड्यूटी। अब मानिए ये चाइना का माल बहुत ही सस्ता है, इसीलिए उसका कस्टम ड्यूटी इंडिया बढ़ा रहा है, फिर भी मोबाइल और जो भी सामान है बहुत ही सस्ता में बिक रहा है। तो इसी से अनुमान कीजिए उसका क्वालिटी क्या होगा। तो अभी ही वक्त है, जितना ही जल्दी चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना जरूरी है। और दूसरा चीज जानते हो कि चाइना अभी हैकिंग कर रहा है वर्ल्ड में। अभी अगर टॉप 3 हैकिंग में गिनना होगा तो चाइना को जरूर होगा, चाइना उसमें जरूर होगा। किसी भी वक्त कोई भी सिचुएशन में हुआ के टेंशन में वो अपना हमारा किसी का भी बैंक अकाउंट सीज कर सकता है। अभी एग्जाम्पल हो चुका है, क्योंकि बहुत बार 2012 में भी ऐसा हुआ था एक बार, और दूसरा बार अभी हुआ है जस्ट कुछ महीने पहले कि मुंबई में पावर आउटेज हुआ था। इसीलिए बहुत घंटे तक पावर ही शॉर्टेज हुआ था, मतलब पावर कट हुआ था। चाइना ही किया था, चाइनीज हैकर ने ही किया था। तो फाइनेंशियल कैपिटल है वो पूरी मुंबई। सोच सकते हैं हमारा क्या हो होगा। इसलिए जितना भी चाइनीज सॉफ्टवेयर को अवॉइड कीजिए और चाइनीज प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए और मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाइए। सिचुएशन की डिमांड है, सोचिए कीजिए। और कुछ लोग बोलेंगे गवर्नमेंट को करने दो उसके बाद देखते हैं। अरे भाई सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट कर लिया है, अगर हम ही खुद नहीं खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को करना ही क्यों है। तो अगर मान लो अगर सडनली गवर्नमेंट अभी बंद कर दिया, रोक लगा दिया हार्डवेयर को, तो समझिए कितना जॉब लॉस होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट नहीं कर सकता। हमको अगर धीरे धीरे हम खरीदना कम करेंगे तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होने से सब कुछ ठीक होगा। सडनली गवर्नमेंट बंद करने से बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हमको ही स्टार्ट करना होगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। जो वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़।